हेलो एवरीवन। चलिए आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी तक आपने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा और वहां पर हमने ये भी देखा था कि देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पर हमने फाइव किंगडम टू किंगडम क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया था दो भागों में, दो किंगडम्स में। और वो थी एक किंगडम प्लांटे और एक किंगडम एनिमिलिया। और हमने उसके कुछ करेक्टर्स भी किए थे और हमने क्रिटिसिज्म भी देखा था क्यों वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो क्लासिफिकेशन क्यों नहीं मानी गई। अब हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखो, जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात आती है ना, तो यहाँ एक साइंटिस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है RH विटेकर। RH विटेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसका नाम आप याद कर ही लो तो अच्छी बात रहेगी। और देखो, मैं पहले बता दूं कि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी हम इसकी इंट्रोडक्शन कह सकते हो, इसमें से एक क्वेश्चन तो आने के चांसेस हैं। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। अब देखो, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हमें पता है कि organisms are divided into five kingdoms. They are divided into five kingdoms. अगर वो फाइव किंगडम्स में डिवाइड हुए हैं तो उससे पहले भी तो, टू के बाद तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। बहुत से साइंटिस्ट आए जिनमें से मेजर अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दी। और उसने व्हाट ही डिड, he classified the organisms into three kingdoms. देखो, टू किंगडम तो थी, थ्री किंगडम्स दे दिया। और वो थ्री किंगडम क्या थी? थ्री किंगडम में आपके पास आ गया नंबर वन। देखो, नंबर वन क्या था? इट वॉज किंगडम एनिमिलिया। चलिए किंगडम एनिमिलिया ले लेते हैं, यानी वही एनिमल्स थे। उसके बाद किंगडम प्लांटे, ये तो थे ही थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। क्लियर है बात? और यहां पर जो तीसरा दिया गया वो था किंगडम किंगडम प्रोटेस्टा। देखो, अब यहां पर प्रोटेस्टा आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो क्लासिफिकेशन की गई, किस बेसिस पर की गई? इट वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू डिफ्रेंसिएशन। टिश्यू डिफ्रेंसिएशन के बेसिस पर। क्लियर? कि यानी टिश्यूज जो है किस तरह के टाइप्स, अलग अलग टाइप्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, अलग अलग टाइप्स में बन जाते हैं। तो यहां पर अगर किंगडम प्रोटेस्टा की बात करें तो किंगडम प्रोटेस्टा में क्या आए, यहां पर इन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिए एल्गे, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम फिर कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम यहां फंसी रही। और प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यही थी कि यहां पर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का कोई भी दावेदार नहीं था कि कौन से किंगडम में क्या है। यहां भी उसकी मिक्सिंग ही थी, कंफ्यूजन ही रही। बात क्लियर हुई? और दूसरी चीज थी कि यूक्रियोट्स और प्रोक्रियोट्स का भी नहीं पता था। देखो, अब यूक्रियोट्स एंड प्रोक्रियोट्स, इनके बारे में भी कुछ नहीं पता था। तो बात समझ आई? तो इसीलिए 1866 में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर आई फोर। अब इसके बाद क्या हुआ? फोर किंगडम से पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। फोर किंगडम से पहले 1925 में एक साइंटिस्ट नेम्ड एज कैटॉन, और चैटॉन भी बोल सकते हो आप। चैटॉन ने क्या किया था? इसने प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स में एक डिफरेंस बताया। उसने प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब क्या किया, उसने कहा कि देखिए ये जो प्रोक्रियोट्स है, देखो अब क्लैरिटी क्या है, फोर किंगडम पे जाएंगे तो 1900 यहां 1925 में, 1925 में चैटॉन डेजिग्नेटेड प्रोक्रियोट्स एज सिंगल कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर। सिंगल कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर, तो ध्यान रखिए सिंगल कंपार्टमेंट है। और इसने यूक्रियोट्स को क्या दिया? यूक्रियोट्स एज डबल कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर। यूक्रियोट्स एज डबल कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर। क्लियर हुई बात?
अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रोकैरियोट्स में सिंगल कंपार्टमेंट कैसे हुआ, क्योंकि इसके पास क्या है, इट हैज ओनली सिंगल कंपार्टमेंट, और सिंगल कंपार्टमेंट के अंदर क्या है, सिर्फ न्यूक्लियोइड। आप जानते हो कि अगर किसी भी प्रोकैरियोट स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनेलिज तो होती नहीं, उसकी कंपार्टमेंटलाइजेशन होती नहीं, तो एक ही सिंगल कंपार्टमेंट है जिसमें साइटोप्लाज्म है या बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म है, और उसके अंदर वहां आपको, अगर मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ कर दूं, तो सिंपल सी बात है, ये अगर कोई सिंगल प्रोकैरियोट्स है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर क्या है, इस तरह से न्यूक्लियोइड पड़ा हुआ है। अब कोई ऑर्गेनेल्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो सिंगल कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर है। लेकिन यूकैरियोट्स को उसने कहा डबल कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर है। क्यों? अगर हम यूकैरियोट्स को देखें, मान लेते हैं ये इसकी सेल मेम्ब्रेन आ गई, पहला कंपार्टमेंट तो यही है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, और यहाँ अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ क्या है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, पैक्ड है। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये भी तो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर या डबल कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर हम इसको कह सकते हैं। डबल कंपार्टमेंट कहेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। नाउ दिस इज व्हाट इज चैटॉन डेजिग्नेट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स एट सेपरेट स्ट्रक्चर्स, और इसी को लेकर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आ गई 1956 में। अब देखिए 1956 में यहां पर क्या था, 1956 में यहां पर कॉपलैंड ने सिर्फ क्या किया, इसमें एक एडिशन कर दी। उसने एडिशन क्या की, एक फोर्थ किंगडम भी ला दिया। किंगडम एनिमेलिया, प्लांटे और बाकी चीजें तो थी ही थी, लेकिन उसने एक फोर्थ किंगडम लाया, एंड दैट किंगडम वाज किंगडम मोन्ड्रा। और इस मोन्ड्रा में उसने क्या डाला, उसने मोन्ड्रा में यहां पर, अब देखो कंपार्टमेंटलाइजेशन की स्टडी के साथ एक चीज आ गई, उसमें इसने प्रोकैरियोट्स डाल दिए। इसने यहां मोन्ड्रा के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स यहां डाल दिए गए। और प्रोटिस्टा में क्या है, प्रोटिस्टा में फिर देखो, प्रोटिस्टा में यहां अब कुछ कुछ हद तक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी वो यहीं से, अगर हम कहें ना, मोटिवेट होकर आगे आई। प्रोटिस्टा में क्या थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स डाल दिए गए, क्योंकि अब चैटॉन ने बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस बता दिया कि भाई देखो, प्रोकैरियोट्स तो सिंगल कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर है, और यूकैरियोट्स जो है वो डबल कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स डाल दिए गए। तो यहां पर भी बात हमारी कुछ क्लियर हो जाती है कि चार किंगडम क्लासिफिकेशन भी आई। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था। देखो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, देखिए हम एंड में हम देखेंगे कि यहां से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब देखो दूसरी बात आती है कि आर एच विटेकर की, है ना, आर एच विटेकर ने जिसने क्या दिया था, ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। अब ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में अब सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है कि वो फाइव किंगडम कौन से थे। देखिए फाइव किंगडम वो कौन से हैं, इफ यू सी हियर, दे आर किंगडम मोन्ड्रा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। अब देखो फंजाई को यहां सेपरेट जगह मिली है। मोन्ड्रा और प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमिलिया फोर किंगडम में थे, वहां फंजाई जो था उसका कोई नाम ही नहीं था। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई को प्लांटे में ही रखा गया, उसकी कोई सेपरेट जगह नहीं थी। याद रखना फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में, हालांकि एनसीईआरटी के बाहर की चीजें हैं, ये कोई इतना मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए। उससे हमारा क्वेश्चन जो है ना, हमारी एक्सप्लेनेशन, हमारा जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है वो एकदम से बदल जाएगा, अगर हमें ये थोड़ी थोड़ी चीजें पता होगी तो। तो अब देखो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है कि वहां पर वो जो फंजाई थे, यहां पर जो फंजाई थे वो कहां डाल दिए गए, वो प्लांटे में ही थे, उनको सेपरेट जगह नहीं दी गई। लेकिन लेकिन अगर आप यहां देखो तो यहां फंजाई को क्या थी, सेपरेट प्लेस दे दी गई। बात क्लियर हुई भाई, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी, इट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ फाइव क्राइटेरिया। देखो पांच क्राइटेरिया थे, वो पांच क्राइटेरिया अब हम जरा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। पांच क्राइटेरिया को जरा ध्यान से समझते हैं। अब देखो ये पांच क्राइटेरिया क्या है। पहला तो था सेल स्ट्रक्चर के बेस पर। अब सिंपल सी बात है, सेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि भाई देखो, या तो ये प्रोकैरियोट्स हो सकते हैं और या यूकैरियोट्स। इनके बेसिस पर, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर इनको सेपरेट किया गया।
ज्यादा कहानी नहीं हम करेंगे, क्योंकि आगे हमने मोनरा जब पढ़ेंगे तो उसमें हमने प्रोकैरियोट्स का डिटेल में स्ट्रक्चर करना है, और हमें पता है प्रो मींस विदाउट कैरियोस, विद न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियस, और ट्रू न्यूक्लियस है यहाँ विद न्यूक्लियस हम कह सकते हैं। तो न्यूक्लियस के साथ वाले यूकैरियोट्स, जिनमें न्यूक्लियस नहीं है वो प्रोकैरियोट्स। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि क्या वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, उसके बेसिस पर भी किंगडम की डिवीजन की गई, उनके बेसिस पर भी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग किंगडम्स में डाल दिया गया। नाउ न्यूट्रिशन, इफ यू सी हेयर द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन या तो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, देखिए जो अपना खाना खुद बनाते हैं हमें पता है, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, या तो वो हेट्रोट्रॉपिक हो सकते हैं, और हेट्रोट्रॉपी में भी बहुत सारी अलग अलग टाइप्स है, उनकी बात हम करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के केस में या तो सेक्सुअल हो सकती है भाई, देखो या तो ए सेक्सुअल हो सकती है, और हम ये तो जानते ही हैं कि बैक्टीरिया में जब हम किंगडम मोंड्रा पढ़ेंगे हमें पता है वहां पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, और सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। हाँ, वो जीन रिकॉम्बिनेशन है, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप कह सकते हो, एक तरह से मिलती जुलती, लेकिन वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, दैट इज जीन रिकॉम्बिनेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मॉडर्न में आप देखोगे बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है, ये सेक्सुअल तो फुली डेवलप होती है, उसकी तो बात करेंगे करेंगे। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यू नो फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, देखो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की भी बात करेंगे। यानी अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो मॉन्ड्रल्स ही आए होंगे, फिर उसके बाद प्रोटेस्टा, उससे फिर प्रोटेस्टा के बाद फंजाई, फंजाई के बाद हमारे प्लांटे, एंड देन एनिमल्स। तो जो ये डेवलपमेंटल या जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था वो ये 5 था, और यहां से आपको एक एमसीक्यू आ सकता है। बात समझ आई? आर एच विटेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर एच विटेकर क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि किंगडम मोंड्रा। अब थोड़ा थोड़ा हम यहाँ देखते हैं कि किंगडम मोंड्रा में कौन से ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, क्योंकि अब हमने इसको डिटेल में पढ़ना है, और अगर डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए हमें पहले थोड़ा सा बेसिक चीजें तो हमें पता होनी चाहिए कि बेसिक चीजें क्या है। देखो बेसिक चीजों में क्या आ गया, किंगडम मोंड्रा में आपके आ जाते हैं सभी के सभी प्रोकैरियोट्स, सभी के सभी प्रोकैरियोट्स। अब इस प्रोकैरियोट्स कौन से आएंगे उसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे हम, ठीक है, चाहे वो माइकोप्लाज्मा हो, आर्की बैक्टीरिया हो, या हमारे हम ऐसा कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया हो, ठीक है, ये सारे किंगडम मोंड्रा में आएंगे। तो यहाँ हम इसको कहते ही हैं कि किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स है। अच्छा, प्रोटिस्टा भी कौन से आए, अभी हमने बात की, दोज आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। क्लियर है, इसमें सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आएंगे। अब देखो कंप्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, किंगडम फंजाई, अगर हम किंगडम फंजाई की बात करें तो यहाँ पर क्या आएंगे, मल्टी सेलुलर फंजाई मोस्टली होंगे, मल्टी सेलुलर फंजाई, कुछ कुछ को छोड़कर, कुछ एक को छोड़कर, जैसे यीस्ट, ये यूनिसेलुलर है, दिस इज यूनिसेलुलर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये भी किंगडम फंजाई में ही आता है, सैक्रोमाइसिस सिरवेसिया, ये सारी चीजें यहीं आएंगी। क्लियर है? अब देखो किंगडम प्लांटे, अब किंगडम प्लांटे में क्या है, किंगडम प्लांटे में आपके ऑल प्लांट्स, ऑल प्लांट्स, ठीक है, वो कहीं से भी आप ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट से एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म सब सब इसी में आएंगे। देन किंगडम एनिमेलिया, ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स राइट फ्रॉम, आप किंगडम एनिमेलिया की जब हम बात करेंगे तो हम उसको स्टार्ट करेंगे पॉरीफेरा से लेकर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि किंगडम जो ये एनिमिलिया है या किंगडम प्लांटे हैं, इनको हम सेपरेट से डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी बात हम यहाँ थोड़ी कम करेंगे। ज्यादातर हमने बात किसकी करनी है, किंगडम मोंड्रा की, प्रोटेस्टा की और फंजाई की। प्लांटे को हमने सेपरेटली लेना है क्योंकि प्लांट किंगडम जो है उसको डिटेल में पढ़ना है, किंगडम एनिमिलिया। और अगर आप देखो, ध्यान से देखो इस लेक्चर को, कोई ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें पढ़ने के लिए, इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए, लेकिन लेकिन
यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना है यहाँ से। ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, यहाँ से लेकर आप नीचे चले जाओ, ये सारा पोर्शन जो है, ये आपको यहाँ से एमसीक्यू दे देगा। एक एमसीक्यू तो यहाँ से आने की उम्मीद है। क्लियर है मेरी बात? तो आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ आई होंगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।